क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है कि जब हमारे सांस की नली में रीमॉडलिंग हो गई, मतलब चीजें परमानेंट के साइड जा रही है, मतलब परमानेंटली डैमेज। बिल्कुल। अगर उसे सही टाइम पे रोका नहीं जाए तो चीजें परमानेंट डैमेज कर सकती है। तो 3-4 ऐसे एकदम क्लासिकल सिम्टम्स कि हाँ ये तो ब्रोंकाइटिस के ही लक्षण है। बट जो खांसी अगर मानो कि 4-5 दिन तक ठीक नहीं हो रही है, यानी 2 हफ्ते से ज्यादा भी लंबी खिंच रही थी, अगर इसमें कोई भी बलगम ज्यादा है या छोटी हो गई तो ये खिंचाव डालती है, इसे हम चेस्ट टाइटनेस बोलते हैं। तो ये एक हमारे अर्ली ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्लड आना हमेशा एक डेंजर साइन होता है। बैठे बैठे सांस फूलने लगे या थोड़ी सी भी अगर 1-2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी सांस फूलने लगे तो ये भी एक इशारा है कि शायद ब्रोंकाइटिस है। बिल्कुल। अगर आपको लगे कि आप पहले 1 किलोमीटर तो आराम से चल रहे थे, अब कुछ महीनों से आपको लगा कि 500 मीटर चलने पे ही आपकी सांस फूलने लग गई है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ है। कि ब्रोंकाइटिस को ठीक करना है तो हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी आप गर्म करके पीजिए। अगर मैं अपने लंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑब्वियसली वो हल्दी का दूध में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे लंग्स के सूजन को कम करती है। बलगम होता है उसे पतला कर देती है। कि अदरक का पानी भी बहुत अच्छा होता है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो ब्रोंकाइटिस वाले जो मरीज हैं उनके लिए मददगार साबित होता है। बिल्कुल। अदरक यानी जिंजर में भी हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी सेम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अदरक और हनी को एक साथ लेते हैं। तो अदरक और हनी का अच्छी स्टडीज भी हुई हैं जिसमें देखा गया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फेक्टिव रोल होता है। अगर आप लहसुन की जो कली है कच्चा खाते हैं तो ये भी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है बहुत ज्यादा। लहसुन भी एक अच्छा हमारे लिए घरेलू इलाज है जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, म्यूकस को कम करेगा। खांसी अगर आपको है तो उसकी सिवियरिटी को भी थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसे कुछ ट्रिगर्स हैं जो ब्रोंकाइटिस को और भी ज्यादा खराब कर देते हैं, सो दैट हमें पता चल जाए तो हम उन 3-4 चीजों को अपने लाइफस्टाइल से कम करने की कोशिश करें। तो घर में कभी खाना बनता है उसमें जब छौंक लगती है तो वो भी एक हमारे टाइप का ट्रिगर होता है जो चीज़ों को बढ़ा सकता है। कुछ लोग पेट्स रखते हैं घर पे, जब पेट्स रहते हैं उनके फर होते हैं, उनके बाल होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रिगर कर सकते हैं। खांसी जो हफ्तों तक ठीक ही नहीं हो रही है, चेस्ट में बहुत ही ज्यादा कंजेशन, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जकड़ कर रखा हुआ है, भारीपन महसूस हो रहा है, तो हो सकता है आप ब्रोंकाइटिस से सफर कर रहे हो, क्योंकि ये सारे जो लक्षण हैं वो ब्रोंकाइटिस के हैं। इंडिया में बढ़ते पोल्यूशन की वजह से, कई बार स्मोकिंग की वजह से और लंग्स में होने वाले कुछ इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ऐसे में इसके जो लक्षण हैं वो समय रहते पहचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सही ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है और खासकर कि इसके अराउंड में जो मिथ्स है, स्पेशली जो होम रेमेडीज कि घरेलू नुस्खों से ब्रोंकाइटिस को ठीक किया जा सकता है या नहीं, दवाइयों का जो रोल है वो कब आता है, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है ये कि नहीं। इतना ही नहीं, ब्रोंकाइटिस अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो ये आपके लंग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है और फेफड़े इतने डैमेज हो जाते हैं कई बार कि बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो अगर आप भी ब्रोंकाइटिस पर सारी जानकारी बेहद आसान भाषा में समझना और जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सौम्य शिशिर अग्रवाल, जो कि कंसल्टेंट हैं स्लीप और इंटरनल मेडिसिन मेदांता हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेघा फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक ब्रोंकाइटिस के बारे में हर एक डिटेल हम जानने समझाने की कोशिश करें। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर, हम आपसे चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को एक बार बेहद आसान भाषा में बता दीजिए कि एग्जैक्टली ब्रोंकाइटिस क्या है और ये हमारे फेफड़ों को कैसे डैमेज करता है। देखो, हमें ब्रोंकाइटिस समझने के लिए पहले अपनी लंग्स की थोड़ी सी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। जैसे ही हम सांस लेते हैं, सांस सबसे पहले हमारे नाक और नेसोफेरिंक्स से होकर अंदर तक पहुंचती है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेकिया, जिसे कि सिंपल लैंग्वेज में हम विंड पाइप बोलते हैं। उसके बाद हमारे लंग्स के डिवीजन आते हैं जिसे हम ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस छोटे छोटे होकर हमारे लंग्स को एयर सप्लाई करते हैं। तो जैसे कि नाम में ही लिखा है ब्रोंकाइटिस, मेडिकल टर्म में आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब कहीं की भी सूजन आना। तो ब्रोंकाइटिस होता है कि अगर विंड पाइप की अगर सूजन आ गई है तो हम इसे सिंपल टर्म में ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस बहुत कारण से हो सकते हैं और ड्यूरेशन की बेसिस पे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट मतलब होता है छोटी चीजें,
अगर आपके सिम्पटम्स खांसी है, ये सब हफ्तों से दिन से हफ्ते तक है, तो हम उसे बोलते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। हम्म, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अगर मेडिकल टर्म में मैं बोलूं, ऐसी खांसी जो 2 साल लगातार 3 महीने से ज्यादा रही, तो उसे हम हम्म, बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ओके। तो ब्रोंकाइटिस के भी अलग अलग टाइप्स होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ब्रोंकाइटिस अलग-अलग कारणों से हो सकता है, अलग-अलग ड्यूरेशन से हो सकता है और अलग-अलग एज ग्रुप में प्रेजेंटेशन भी अलग-अलग हो सकता है। तो थोड़ा-सा ऐसे भी हमें समझाइए कि किस एज ग्रुप को कौन से ब्रोंकाइटिस होने का खतरा ज़्यादा है हुँ, और उसके लक्षण फिर कैसे नए तरीके से प्रेज़ेंट बिल्कुल। करते हैं? अगर हम पहले मैं ड्यूरेशन की बात करता हूँ हुँ, ताकि समझ में जल्दी आएगी। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब कि जो कुछ दिनों से हफ्तों तक चल रहा है। ठीक अगर है। हमें कोई भी समझो वायरल इन्फेक्शन हुआ, हुँ, जो कि हमें हमारे गले से स्टार्ट होता है। वो वायरस गले में नहीं रहता है, वो हमारा इन्फेक्शन विंडपाइप यानी ब्रोंकस तक भी पहुँच जाता है। हुँ, तो उसकी वजह से जो खाँसी है, ब्रोंकाइटिस के सिम्पटम्स हैं, वो कुछ दिन से हफ्तों तक चल सकते हैं। हुँ, अगर हम कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पे हमें स्मोक का एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से सिम्पटम्स कुछ दिन तक रह हुँ, सकते हैं। तो ये सब कारण होते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने के। ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मेन कारण होता है कि अगर आपका स्मोक एक्सपोजर है, हुँ, देखो क्रॉनिक मतलब हो गया कि चीज़ें कुछ ज़्यादा चेंज हो गई है। हमारे लंग्स में भी अगर एक्यूट चेंज होते हैं तो उतनी ज़्यादा बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होती है कि वो अपने आप को रोक पाती है। हुँ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है कि जब हमारे सांस की नली में रीमॉडलिंग हो गई है, मतलब चीजें परमानेंट के साइड जा रही है। मतलब परमानेंटली डैमेज। बिल्कुल। ओके। अगर उसे सही टाइम पे रोका नहीं जाए तो हुँ, चीजें परमानेंट डैमेज कर सकती है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक ऐसा ही रूप होता है। हुँ, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में हो सकता है जस्ट गला खराब हुआ हो, थ्रोट इरिटेशन हुई हो, जो कि 1-2 दिन या हफ्ते में ठीक हो जाती है। हुँ, बट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्पटम्स होते हैं कि कफ आना, फ्लेम आना या फिर चेस्ट टाइटनेस होना, हुँ, जो कि साल भर चल रहा है या साल के कुछ महीनों तक चल रहा है। हुँ, अगर हम एज ग्रुप की बात करें, तो जनरली मैं डिवाइड करूँगा कि बच्चों में और एल्डरली में, हुँ, ये दोनों बहुत वल्नरेबल एज ग्रुप होते हैं। बच्चों बता नहीं पाते हैं कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में टाइटनेस हो रही है या फिर मुझे अंदर से क्या फ़ील हो रहा है। अगर हम छोटे बच्चों का लें, तो हुँ, हमें देख के ही आइडिया लग जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। कैसे? जैसे कि अगर बच्चे की साँस लेने की गति बढ़ गई हो, हुँ, अगर आप छाती उन्हें देखेंगे जब वो लेटते हैं तो चेस्ट रिट्रैक्शन बोलते हैं हम, पसलियों का जल्दी-जल्दी चलना। अच्छा। अगर बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी फीडिंग कम हो जाती है, हुँ, क्रैंकी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। हुँ, वो जैसे जितनी देर सोते हैं उतनी देर सोते नहीं हैं, उनकी सोने का ड्यूरेशन भी धीरे-धीरे कम कम हो हो जाता जाता है। है। हुँ, फीड अच्छे से नहीं ले रहे हैं, एपेटाइट कम हो गई है और रात में अगर आप देखोगे बच्चों तो अगर 2 वजह से, एक तो अगर नाक बंद है, तो हुँ, उसकी वजह से ग्रंटिंग साउंड आती है, नाक से आवाज़ आती है। तो वो खर्राटे जैसे? खर्राटे जिससे कि आप कह सकते हो कि बच्चों को आप ध्यान से देखोगे तो रात में साएँ-साएँ नाक बंद होने अच्छा। की आवाज़ हो सकती हुँ, है। ये हो सकता है कि जस्ट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो। हुँ, बट ब्रोंकाइटिस अगर होता है तो चेस्ट से व्हीजिंग साउंड हम बोलते हैं, सीटी की सीटी आवाज़। जैसे। अब देखो सीटी की आवाज़ होती क्यों? अगर हम नॉर्मल विंड पाइप जैसे हम और आप बैठ के साँस ले रहे हैं तो कोई आवाज़ नहीं आ हुँ, रही है। अगर हमारी साँस की नली छोटी हो जाती है, जैसे आप समझो बाँसुरी क्यों बजती है? हाँ, छोटी जगह पे जब हवा जाती है तो वो बाँसुरी सीटी की आवाज़ होती है। हमारे विंड पाइप के साथ भी ऐसा ही होता है। ओके। अगर वो छोटी हो गई हो, उसमें सूजन आ गया हो, उसमें फ़्लेम ज़्यादा हो गया हो, तो उस मूवमेंट की वज़ह से सीटी की आवाज़ होती है, जिसे हुँ, कि हम व्हीजिंग बोलते हैं। हुँ, कभी-कभी बच्चों में भी ये देखा जाता है कि ये तो अगर ये सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं बच्चों हुँ, में, तो हमें ऑब्वियसली सोचना चाहिए अगर फ़ीवर है, कफ़िंग हो रही है, चेस्ट टाइटनेस है, तो ये ब्रोंकाइटिस के सिम्पटम्स हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसे हमें बोला कि ब्रोंकाइटिस जो है वो ऐज के हिसाब से भी अलग होते हैं, हुँ, टाइप्स अलग होते हैं, ड्यूरेशन के हिसाब से भी सारी बिल चीज़ें अलग होती हैं। बिल्कुल। एक्यूट ब्रोंकाइटिस हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि ये कम समय के लिए है? हाँ, मतलब डेज़ टू वीक, कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक चलने वाली बस, चीज़ है। तो ये एक्यूट हाँ, कुछ ब्रोंकाइटिस है। महीनों से ज़्यादा हो गई है तो वो क्रॉनिक स्ट्रॉन्ग ब्रोंकाइटिस। है। तो ऐसा है कि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो थोड़े से लंग्स को कम डैमेज करेगी और क्रॉनिक लंबे समय से चल रहा है तो ज़्यादा और स्लोली डैमेज करेगा? हाँ, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है कि इन्फेक्शन माइल्ड इन्फेक्शन मतलब देखो डैमेज डिपेंड करता है कि आपकी सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कितना कैसे है, हैं? आपने मेडिसिन्स कैसे लिए हैं और आपकी इम्यूनिटी। हुँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बच्चों और एल्डरली में क्योंकि इनकी इम्यूनिटी सबसे कम होती है। हाँ। अगर आप बच्चों की इम्यूनिटी देखें तो हमारा लंग डेवलपमेंट अराउंड 8 टू 9 ईयर्स तक चलता रहता है। अच्छा, बढ़ते ही रहता है। तो अगर कुछ भी माइनर सा भी डैमेज अगर लंग्स में होगा, तो वो तो परमानेंट डैमेज इस टाइम तक कर सकता है।
और एल्डरली में अगर हम बात करेंगे तो जनरली एज के साथ-साथ हमारे लंग फंक्शन भी कम होते कम रहते होता हैं। है, हाँ। मतलब अगर 30 साल का के अगर एडल्ट का लंग फंक्शन देखोगे, लंग की कैपेसिटी 60 इयर्स में वो धीरे-धीरे डिक्लाइन होता रहता है। हुँ, और एल्डरली में भी हमारी इम्यूनिटी थोड़ी एडल्ट्स की कम हो जाती है। हो सकता है साथ में कोई बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोई हार्ट प्रॉब्लम हो। तो इनमें प्रॉब्लम ये क्या होती है कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उतनी ज़्यादा फाइट नहीं कर पाती है। हाँ, फाइट नहीं कर पाती है तो सिम्पटम्स भी कम होते हैं। हुँ, जैसे कि आप देखोगे कि कभी-कभी हमने देखा है कि बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया या हुँ, ब्रोंकाइटिस के साथ एल्डरली प्रेज़ेंट किए, लेकिन उनके सिम्पटम्स भी नहीं थे। ना उन्हें लक्षण ही फ़ीवर नहीं आया, था। ना उन्हें ज़्यादा खाँसी आई, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी नहीं है कि फाइट करे। जो हुँ, हमारे सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो तो फाइट करने की वज़ह से आ रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए हम एल्डरली एज ग्रुप में हमेशा हाई सस्पिशन रखते हैं कि अगर पेशेंट को खाँसी चल रही है, तो हम तुरंत एक्स-रे या सीटी स्कैन या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, वो करवा के देख के कोशिश करते हैं कि डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी की जाए। हुँ, ठीक है। तो आपने जैसे हमें लक्षण बता दिए कि ये सारे जो लक्षण अगर हमें दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि हाँ ब्रोंकाइटिस का जो रिस्क है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल। स्पेशली आपने हमें बहुत ही आसान भाषा में ये भी बता दिया कि बच्चों में, एडल्ट्स में और एल्डरली में हम क्या-क्या लक्षण पहचानें। अगर कुछ ऐसे क्लासिकल सिम्पटम्स समझने हो क्योंकि कुछ सिम्पटम्स दूसरे सिम्पटम्स से भी साथ में बिल्कुल। रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी और बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। तो 3-4 ऐसे एकदम क्लासिकल सिम्पटम्स कि हाँ, ये तो ब्रोंकाइटिस के ही लक्षण हैं। जैसे हम आपसे एक-एक करके पूछेंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या अगर ये किसी को दिखाई दे संकेत अपनी बॉडी में, तो समझ जाना चाहिए कि ब्रोंकाइटिस है और कितने दिनों तक रहे? हुँ, जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही है और हुँ, खाँसी 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, तो हाँ। ये ब्रोंकाइटिस है या क्योंकि निमोनिया भी बोलते हैं लोग कई बार देखो, इसको? खाँसी एक हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स है, मतलब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है कि हुँ, आपके अंदर कुछ भी चीज़ जाती है, जैसे डस्ट गया तो आप खाँसोगे, पॉल्यूशन का कुछ गया तो आप खाँसोगे। हुँ, बट जो खाँसी अगर मानो कि 4-5 दिन तक ठीक नहीं हो रही है, यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा भी लंबी खींच रही है, हुँ, तब वो हमारे लिए डेंजर साइन होता है। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ेगा कि एक्स-रे करके देख रहे हैं या फिर एग्ज़ामिनेशन करके देख रहे हैं। अगर खाँसी 2 से 3 हफ्ते तक लंबी ज़्यादा है, हुँ। तो वो ब्रोंकाइटिस के साइन हो सकते हैं। ओके। एक और होता है कि छाती में जैसे बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा हुँ, है या ऐसा लग रहा है कि किसी ने छाती को एकदम से जकड़ के रखा हुँ, हुआ हुँ, है, साँस लेने में तकलीफ हो हुँ। रही है, ये भी ब्रोंकाइटिस के लक्षण बिल्कुल, हैं? ये होता क्योंकि हमारी विंड पाइप हमारे दोनों लंग्स के बीच में होती है। हुँ, अगर इसमें कोई भी बलगम ज़्यादा है या छोटी हो गई तो ये खिंचाव डालती है, हुँ, इसे हम चेस्ट टाइटनेस बोलते हैं। तो ये एक हमारे अर्ली ब्रोंकाइटिस के सिम्पटम्स हो सकते हैं। जनरली जो ये चेस्ट टाइटनेस या जकड़न होती है, ये मॉर्निंग के टाइम में और हुँ, रात के सुबह टाइम में सबसे ज़्यादा होती है, बिल्कुल, क्योंकि बॉडी में बलगम बनने की, हुँ। फ़्लेम बनने की टेंडेंसी इस टाइम सबसे ज़्यादा होती बलगम भी एक बहुत ही वैसा मेजर सिम्पटम कहा जाता है, स्पेशली अगर बलगम में खून आने लगे है। या फिर हुँ। बलगम का अगर कलर चेंज होने लगे, तो क्या ये भी ब्रोंकाइटिस के संकेत हैं? बिल्कुल। देखो, बलगम भी एक तरह से हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन है। हुँ, बलगम होता क्या है कि बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, लाइनिंग्स होती हैं जो कि बलगम प्रोड्यूस करती हैं ताकि बाहर से आए हुए पार्टिकल्स इसमें इंट्रैप्ट होके हम निकाल पाएँ। ओके, लेकिन बलगम का कलर से एक्चुअली हम थोड़ा प्रिडिक्ट तो कर पाएँगे कि किस तरह की बीमारी चल रही है। जनरली अगर व्हाइट बलगम आता है तो हम बोलते हैं ये नॉन इन्फेक्टिव है, ठीक बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। हुँ, अगर कोई भी माइल्ड सा वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो स्टार्टिंग में बलगम का कलर येलोइश हो सकता है। हाँ, येलोइश क्यों होता है कि बॉडी में एक एंजाइम होती है माइलोपेरोक्सीडेज़ नाम की, ठीक है। जो कि अपने एक्शन से इस कलर को येलोइश कर देती है। हुँ, येलोइश कलर के लिए जनरली हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है कि कोई सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा हुँ, है। कुछ दिनों बाद ये येलो कलर हो सकता है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो हुँ, जाए। तो ये ग्रीन कलर होता है, थोड़ी सिवियरिटी हाई होती है। बट अगर हमारे पास डेंजर साइन्स होते हैं कि अगर बलगम आपका परसिस्टेंटली येलोइश या ग्रीनिश कलर का है, राइट, उसकी कंसिस्टेंसी भी किस टाइप का है, थिकनेस अगर हाँ, थिकनेस पे भी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा थिक है, हुँ, तो माइट बी सीवियर इन्फेक्शन है। ब्लड आना हमेशा एक डेंजर साइन साइन होता है। होता है। मतलब कुछ ना कुछ पैथोलॉजी चल रही है लंग्स के अंदर या आपके एयरवेज में, तो बेटर रहता है कि हम जांच कर लें। हुँ, कभी कभी आप देखोगे कि बलगम काले रंग का भी हाँ, आता है। हाँ, हाँ, काले रंग का बलगम कभी कभी पॉल्यूशन की वजह से भी हुँ, आता है, क्योंकि हम जो भी सांस के एंड अपने गले से ले रहे हैं बलगम, वो उसमें पॉल्यूशन होता है तो हुँ, उसके वजह से बलगम होता है। बट एक ध्यान रखना है कि कभी कभी फंगल इन्फेक्शन, अच्छा, जो जैसे कि एस्परजिलस नाम का फंगस होता है, उसकी वजह से भी बलगम का रंग ब्लैक कलर का हो काला हो सकता है। सकता है। बिल्कुल। तो बलगम के रंग पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत हाँ, है। मतलब हम अपना ज़्यादा
अगर काले रंग का बलगम, ग्रीनिश कलर का बलगम आ रहा है, तो मैं तो राय दूँगा कि डॉक्टर से तुरंत परामर्श कंसल्ट करें, करें, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। अच्छा डॉक्टर, जैसे एक और है कि साँस बहुत ज़्यादा फूलने लगे, ख़ास करके जब आप कोई ऐसी बहुत ज़्यादा भारी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे कि जिससे आपको थकावट हो। बैठे-बैठे साँस फूलने लगे या थोड़ी-सी भी अगर 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी साँस फूलने लगे, तो ये भी एक इशारा है कि शायद ब्रोंकाइटिस है। बिल्कुल। देखो, हर इंसान की चलने की कैपेसिटी अलग होती है, वो कि तो जो कि डिपेंड करती है उनके बिल्ड पे, हुँ, कि बिल्ड कैसा है, उनकी एंड्योरेंस कितनी, कैपेसिटी कितनी है। अगर आपको लगे कि आप पहले 1 किलोमीटर तो आराम से चल रहे थे, अब कुछ महीनों से आपको लगा कि 500 मीटर चलने पे ही आपकी साँस फूलने लग गई हुँ, है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, हाँ। साँस फूलना बस ऐसा नहीं होता है कि लंग्स की पैथोलॉजी की वज़ह से ही होता है। हो सकता है आप कुछ कार्डियक रिस्क फैक्टर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम। कुछ आपके मसल की स्ट्रेंथ कम हो गई है हुँ, उसके वज़ह से। तो जनरली एक्सरसाइज़ करते टाइम, चलने के टाइम साँस अगर आपका ज़्यादा फूल रहा है, तो हो सकता है किसी बीमारी का संकेत कर रहा हो। हुँ, बट बैठे-बैठे साँस फूलना तो ज़्यादा ही डेंजरस हो जाता है। उसे हम बोलते हैं कि डिस्नी एरेस्ट, मतलब बैठे-बैठे साँस फूल रही हुँ, है। हुँ। तो ये किसी भी कार्डियक रिस्क की वजह से हो सकता है या लंग्स की वजह से हो सकता है। अगर बैठे-बैठे साँस फूल रहा है, साथ में सीटी की आवाज़ आती है, अच्छा। तो ये अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की के तरफ इंडिकेट ये कर करता है। सकता है। अच्छा, ब्रोंकाइटिस में फ़ीवर आना कब जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंसिडर किया जाता है? अगर ब्रोंकाइटिस किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, हुँ, हुँ, तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन में फ़ीवर आना बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है। बट अगर इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो रही हुँ, है हुँ, या फिर फ़ीवर 4-5 दिन से ज़्यादा भी हुँ, अ, पर्सिस्ट कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, आप पैरासिटामॉल लिए, बाकी रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ ले रहे हैं, उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम बेटर रहेगा कि हम उसे प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें। हो करेक्ट। सकता है कुछ अंदर की बीमारी चल रही हो, जो कि अर्ली स्टेज में हो। हुँ, तो अगर इसी स्टेज पे हम कुछ जाँच करके पता कर पाएँ, तो बेटर ट्रीटमेंट हो पाएगा। हुँ, ठीक। हमारे पास ना कुछ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स भी हैं, जैसे आपने होम रेमेडीज़ की बात की, तो ब्रोंकाइटिस में अक्सर लोग घरेलू नुस्खे ज़्यादा थोड़ा-सा प्रेफ़र करते हैं कि पहले घरेलू चीज़ों से ठीक करके देखते हैं, हो रहा है कि नहीं, तब डॉक्टर के पास जाएँगे। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ बैठे ही हैं, तो हम डॉक्टर के ज़रिए जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे जो घरेलू नुस्खे हैं, सच में काम करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि ब्रोंकाइटिस को ठीक करना है तो हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी आप गरम करके पीजिए, तो ये सही रहेगा। सच्चाई है? जो हल्दी वाला दूध, अदरक, ये सब आज की बात नहीं, ये सालों से चल हुँ, रही है। हम अपने वेदास में देखेंगे या पुराने ज़मानों से, सालों से ये सब चीज़ यूज़ हो रही है। ऑब्वियसली इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है कि हाँ, ये सब चीज़ काम करती है। हुँ, मैं एग्ज़ाम्पल मोस्ट कॉमन चीज़ों का लूँगा। हल्दी हो गया, उसमें क्यूकम्रिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, जो हुँ, बॉडी के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक। आप पहले के टाइम में देखा करते होंगे कि लोग बोलते थे, कहीं चोट लग गई है, कहीं हड्डियों में सूजन है, हल्दी तो का लेप हल्दी का लगाएँ। पेस्ट लगा लेने के लिए, हुँ, और वो काम भी अच्छा करता है। अगर मैं अपने लंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो ऑब्वियसली वो हल्दी का दूध में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे लंग्स के सूजन को कम करती है। बलगम होता है, उसे पतला कर देती है। तो ऑब्वियसली हल्दी का दूध मैं भी अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ हुँ, कि अगर आपको खाँसी, सर्दी, जुकाम हो रहा है, जनरल इम्यूनिटी के लिए हुँ, हल्दी का दूध आप रात के टाइम, सोते टाइम ले सकते हो। दूध में एक प्रॉपर्टी होती है कि सेरोटोनिन का प्रोडक्शन भी बढ़ा देती है, बराबर, हाँ। जिससे नींद भी अच्छी आ जाती है। हुँ, एंड अगर गर्म दूध लोगे आप, तो आपका म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाता है, आपकी सांस के नली में थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाता है। तो ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूँगा कि ये हल्दी का हेल्पफुल है, दूध आप ले सकते हो। परफेक्ट है। दूसरा कहा जाता है कि अदरक का पानी भी बहुत अच्छा होता है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो ब्रोंकाइटिस वाले जो मरीज़ हैं, उनके लिए मददगार साबित होता है। बिल्कुल। अदरक यानी जिंजर में भी हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी, सेम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। हुँ, तो जनरली लोग जिंजर और हनी का, मतलब अदरक और हनी को एक साथ लेते हैं। हाँ, तो अदरक और हनी का अच्छी स्टडीज़ भी हुई हैं, जिसमें देखा गया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फेक्टिव रोल होता है। ओके। आप अदरक को पानी में लो, चाय के साथ ले सकते हो, हुँ, हुँ, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा काम करता है, ठीक। कि ऊपर के जो कीटाणु होते हैं उसमें भी काम करता है। हमारा जो नॉर्मल बायोफ्लोरा होता है, कि गले में जो भी टेम्परेचर रहना चाहिए, सिक्रीशन जितना रहना चाहिए, उसमें हेल्पफुल ऑब्वियसली होता है। तो मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप अदरक और को भी ले हनी सकते को हो, साथ में ले बिल्कुल ले सकते सकते हैं। हो। लहसुन कहा जाता है कि अगर आप लहसुन की जो कली है, कच्चा खाते हैं, तो ये भी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है हाँ, बहुत ज़्यादा। लहसुन में एक प्रोडक्ट होता है,
एलसीएन, हम्म, आई थिंक मैं नाम सही बोल रहा हूँ, एलेसियन नाम का एक प्रोडक्ट होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और सेम मैकेनिज्म होता है कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह होता है। हम्म, तो लहसुन भी एक अच्छा हमारे लिए घरेलू इलाज है जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, म्यूकस को कम करेगा, खांसी अगर आपको है तो उसकी सीवियरिटी को भी थोड़ा कम कर सकता है। ठीक है। बट डॉक्टर यहाँ पर जैसे बलगम अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ब्रोंकाइटिस में, तो उनको कहा जाता है कि आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट लेना बंद कर दीजिए, इससे और बलगम बनेगा। हुँ। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सही है या नहीं है? देखो, मेरे तो हर पेशेंट यही पूछते हैं कि मैं दूध ले सकता हूँ या हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ। इसमें बहुत सारी बातें हैं। देखो, अगर आप एक एलर्जेंस मतलब दूध एक तरह से या डेयरी प्रोडक्ट एक तरह का एलर्जेंस भी कभी-कभी हुँ, होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो एलर्जेंस है, जिसकी वज़ह से आपको एलर्जी हो रही है, हर इंसान के लिए सेम हो। हुँ, हुँ, अगर आपको एलर्जी हो रही है दूध की वज़ह से या लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो, हुँ, तब मैं अवॉइड बोलता हूँ कि अवॉइड करने के लिए दूध नहीं लेने के लिए। ठीक है। बट एक्चुअली दूध का टेक्सचर ऐसा होता है, व्हाइट कलर का होता है हाँ, और जब हम पीते हैं तो हमारे थ्रोट के लाइनिंग पे वैसी परत बना देता है जिसकी वजह से लगता है कि बलगम ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आ रहा बट है। रियलिटी में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। हुँ, दूध में भी बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हुँ, तो मैं जनरली नहीं बोलता हूँ कि दूध मत लो। एक्चुअली मैं कुछ पेरेंट्स को देखा हूँ जो कि बोलते हैं कि मैं तो 2-3 साल से बच्चों को दूध ही नहीं दे रही हूँ। क्योंकि उसकी वजह से उसे एलर्जी होती है, खाँसी होती है। तो मैं स्ट्रिक्टली ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा कि हुँ, आप दूध बच्चों को मत दो। दूध हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बोन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो अगर आप स्पेसिफिकली इंटॉलरेंट हो दूध के कि उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तभी मैं मना करूँगा कि दूध नहीं लें। वरना हल्दी के साथ दूध या नॉर्मल दूध आप ले ले सकते हो। सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में कहा जाता है कि जितनी गर्म चीज़ें आप पिएँगे, उतना आपके गले को आराम मिलेगा। लेकिन कुछ लोग एक्सेसिव मात्रा में गर्म चीज़ें पीने लगते हैं कि हर चीज़ एकदम गरम-गरम ही ले रहे हैं, हुँ, तो इससे उनका फूड पाइप या फिर गला भी जल जाता है। हुँ। तो ये जैसे सूप बना के पी लिया या फिर गरम दूध पी लिया या फिर गरम पानी किसी भी चीज़ का सुबह-सुबह वो लोग ले लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में गरम चीज़ें सही करती हैं ब्रोंकाइटिस को सच में या वो खराब भी कर सकती हैं? देखो, एवरीथिंग मतलब मॉडरेशन में अगर हम कुछ भी लें तो वो फ़ायदा ही हुँ, करेगा। बट अगर देखो गर्म चीज़ों का मैकेनिज़्म होता है कि वो हमारे म्यूकस को थिन करता है, हुँ, मतलब म्यूकस। और अगर आपको ब्रोंकाइटिस होती है तो उस टाइम हाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, हुँ, क्योंकि तभी हमारा जो बलगम है वो पतला निकलेगा और बॉडी एज़ सच एनर्जी लेवल के लिए भी यूज़ होता है। गर्म पानी में आप कुछ भी लो, अगर आप सूप लो, आप काढ़ा ले रहे हो तो हुँ, ऑब्वियसली वो हमारे बलगम को पतला करता है। हमें कम्फर्ट देता है, गले में कम्फर्ट देता है, विंड पाइप में हुँ, कम्फर्ट देता है, तो वो फ़ायदा करता है। बट एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आपको एसिडिटी है हुँ। ज़्यादा, तो गर्म चीज़ें आपकी एसिडिटी बढ़ाती है। बढ़ा सकते हैं। एसिडिटी की वज़ह से क्या होता है ना, हमारा फूड पाइप और जो खाने की नली और साँस की नली है, बगल-बगल होती है। तो अगर कुछ ज़्यादा ही आपको एसिडिटी होती है, तो रिफ्लक्स की वज़ह से वो थ्रोट इरिटेशन करता है, जो उसकी वज़ह से खाँसी ज़्यादा होती है। हाँ, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ले रहे हो, गर्म चीज़ें ले रहे हो, जिसकी एसिडिटी वज़ह ना से हो। एसिडिटी नहीं हो। एसिडिटी की जब आप बात कर रहे थे तो कुछ ऐसे फ्रूट्स को भी कहा जाता है, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि ये ब्रोंकाइटिस में सेफ है कि नहीं? ख़ास करके जो सिट्रस और खट्टे फल होते हैं कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, हुँ। कीनू ये सब, तो ये सारी चीज़ें ब्रोंकाइटिस के मरीज़ खा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल खा सकते हैं। तो सिट्रस फ्रूट में विटामिन का लेवल बहुत हाई होता है। हुँ, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। हुँ, हमें इम्यूनिटी देती है कि हम बैक्टीरियाज़, वायरसेस से फाइट कर सकें ठीक है। एंड बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है। तो आप बिल्कुल सिट्रस फ्रूट ले सकते हो, बट अगर आपको वही जैसे मैं बताया कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लेकिन आप ठंडे फ्रूट्स को मत लो। मतलब अगर आप फ्रिज से निकाल के हुँ। कुछ फ्रूट ले रहे हो, उसे बाहर रूम टेम्परेचर पे कुछ देर तक रख लो, उसके बाद उसका आप सेवन कर सकते हो। दही फिर खा सकते हैं या नहीं? दही खा सकते हो बिल्कुल, दही एक तरह का बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता प्रोबायोटिक है, है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ दही ले सकते हो। ठंडी दही मत लो, घर पे बनी हुई दही जो हो गई है। पैकेट वाली दही में कभी-कभी वो खट्टी हो जाती है, हुँ, उसमें एसिडिटी का लेवल बढ़ बढ़ जाता है, जाता उसकी है। वजह से प्रॉब्लम कर सकती है, बट घर पे बनी हुई फ्रेश दही आप ले सकते हो। अच्छा, बहुत सारे एक लोग क्या करते हैं कि अजवाइन जो है उसका पानी गरम करके स्टीम लेने की कोशिश करते हैं कि चलो उससे स्टीम लेते हैं। तो ये अजवाइन के पानी से भाप लेना ब्रोंकाइटिस में मदद करता है? मैं तो कभी भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि पानी में कुछ डालो। प्लेन अच्छा, वाटर से स्टीम तो ठीक। स्टीम का मेन काम क्या होता है ना, हुँ, स्टीम वेपर्स के फॉर्म पे हमारे नाक में जाता है, हुँ, हमारे विंड पाइप में जाता है और ये म्यूकस को थिन आउट करता है, जो भी सिक्रीशन है उसे कम करता है, हुँ, कंफर्ट देता है। सिलियरी एक्शन है एक्चुअली हमारे होता है कि
हमारे बॉडी की के अंदर नेजल एयरवेज में सीलिया होते हैं जो कि चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो स्टीम लेने से, गर्म चीज़ें खाने से वो सीलियरी एक्शन भी अच्छा हो जाता है। हाँ। बट आप प्लेन स्टीम लोगे वो इनफ है, हमारे लिए कुछ उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है तो स्टीम में। ऐसे ही गार्गलिंग के लिए भी कहा जाता है कि जो गरारे कर रहे हैं, तो हुँ, उसमें कुछ लोग नीम डाल लेते हैं या हुँ। पुदीना डाल लेते हैं कि उससे गर्म पानी से करेंगे तो ब्रोंकाइटिस में मदद हाँ, मिलेगी। देखो अगर नाक और गला हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब ये समझो एक फ़ौज है जो कि बॉर्डर पे लड़ रही है हुँ, हमारे लिए। कुछ भी है, डस्ट पार्टिकल्स है या कुछ भी हम ले रहे हैं, नाक हमारी चीज़ों को रोकती है और गले चीज़ों को रोकती है। तो अगर आप प्रॉपर्ली स्टीम लोगे जो कि नाक की गंदगी को निकाल हुँ, देगा, हुँ। एंड गार्गल क्या होता है कि गले की गंदगी को निकाल देता है। तो अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हो या फिर कुछ ऐसा पॉल्यूटेड जगह पे गए हो, तो उसके बाद आप गार्गल करोगे तो जो भी चीज़ें अटकी हुई हैं आपके गले और नाक में, तो वो निकल जाएगी। तो डेली लेना एडवाइसेबल है बिल्कुल, स्टीम या मैं तो गागल बोलता करना? हूँ कि 2 बार एटलीस्ट सुबह और शाम के टाइम में एक एक बार स्टीम करो, एक बार गरारे करो। ये मतलब ब्रोंकाइटिस के मरीज़ों के लिए ये बिल्कुल, हेल्पफुल रहेगा। ब्रोंकाइटिस के, और अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में हाँ, रह रहे हो तो पॉल्यूशन के नॉर्मल वजह लोगों के लिए भी रिकमेंडेड है। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो ब्रोंकाइटिस को हील करने में मदद करती हैं सो दैट हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं अगर दिक्कत है तो? तो वो जनरल सच मैं पहले सबसे इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता हूँ हाइड्रेशन पे। हुँ, पानी अच्छे से पियो, जितनी रिक्वायरमेंट है पानी पीते रहना है। जनरली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिच डाइट जो कि आपका बैलेंस डाइट में हुँ, आता है, वो आप लेते रहोगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप इम्यूनिटी बनाएगी कि चीज़ों से फाइट कर हुँ, कर। कुछ एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई फ्रूट्स भी जैसे हो गए, वो भी दे आर रिच सोर्स की एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। साइट्रस फ्रूट्स हो गए, बेरीज़ हो गए, हुँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो कि विटामिन बी12 का अच्छे सोर्स होते हैं, हुँ, वो कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली डाइट को ही मेंटेन करके रखो तो आपको कोई सप्लीमेंट भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पड़ता है। बॉडी खुद इम्यूनिटी डेवलप करती है कि चीज़ों को फाइट कर सके। ऐसे कुछ ट्रिगर्स हैं जो ब्रोंकाइटिस को और भी ज़्यादा खराब कर देते हैं सो दैट हमें पता चल जाए तो हम उन 3-4 चीज़ों को अपने लाइफ़स्टाइल से कम करने की कोशिश करेंगे। हुँ, इससे हमारा ब्रोंकाइटिस ट्रिगर देखो ना हो। 2 तरह के, एक तो होता है कि इंडोर पॉल्यूशन, घर के अंदर का पॉल्यूशन, और आउटडोर। हम हमेशा बात करते हैं कि आउटडोर बाहर चीज़ें क्या हैं। पॉल्यूशन की हाँ, हमें हमेशा घर के अंदर भी देखना चाहिए कि क्या जैसे है। जैसे कि आप रूटीन ही सुबह से ले लो, हुँ, सुबह में उठते हो, झाड़ू। बेड पे उठे हो, पिलोज़ और हमारे ब्लैंकेट होते हैं, वो एक सोर्स ऑफ होते हैं कि जहाँ पे डस्ट एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठे हो हुँ, जाते हुँ, हैं, हुँ। पर्दे हो गए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, तो अगर वो आप चादर ओढ़ के सोए हो, ब्लैंकेट ओढ़ के सोए हो, कॉन्स्टेंटली आप डस्ट इन्हेल अंदर कर ले रहे रहे हो, हो। हाँ, तो आप रेगुलर बेसिस पे अपने ब्लैंकेट्स को भी ड्राई क्लीन कराते रहो या क्लीन करते रहो, बेडशीट को चेंज करो, पिलो कवर को चेंज करते रहो। ठीक है। सुबह में झाड़ू लगा घर हुँ, पे, उस टाइम भी तो झाड़ू के साथ डस्ट गया। अगर हुँ, आप एलर्जिक हो तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, बट करेक्ट। आप नॉन एलर्जिक हो तब भी आपको। अगर हम इंडोर पॉल्यूशन की और बात करें, तो घर में कभी खाना बनता है, हुँ, उसमें जब छौंक लगती है, हाँ, तो वो भी एक हमारे टाइप का ट्रिगर होता है जो चीज़ों को बढ़ा सकता है। ठीक है। कुछ लोग पेट्स रखते हैं घर पे। जब हाँ, पेट्स रहते हैं, उनके फर होते हैं, उनके बाल होते हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी ट्रिगर कर सकता है। ट्रिगर कर सकता है। और बाहर का अगर हम चीज़ लें तो पॉल्यूशन हो गया है जो कि कार्स में हो गए हुँ, हैं, फैक्ट्रीज़ के पास आप रह रहे हैं, दिल्ली धुआँ। एनसीआर में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हुँ। तो इस सब चीज़ों से आपको बचाव करके रखना चाहिए। तो डॉक्टर ऐसे में अगर किसी को एक बार ब्रोंकाइटिस डेवलप हो गया तो कभी वो ठीक हो सकता है या फिर हमें बस ट्रिगर्स को ही कंट्रोल करके रखना होता है? डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का ब्रोंकाइटिस है और ड्यूरेशन क्या है और किस वजह से हो रहा है। हुँ, जनरली अगर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है तो हम अगर एलर्जी को अवॉइड करें तो उसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी भी ट्रीट ऐसा नहीं है जैसे आप बीपी, शुगर की चीज़ें लें हुँ, तो दवाई के साथ कंट्रोल हो जाती है। वैसे ही अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एलर्जी की वजह से है, हुँ, तो आप प्रॉपर्ली प्रिकॉशन ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, अगर आपको इन्हेलर प्रिस्क्राइब किया गया है वो हुँ, ले रहे हो, अपने डाइट पे ध्यान दे रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। हो सकता है 5 साल, 10 साल तक आप बिल्कुल नॉर्मल रहो। कभी ना कभी लेकिन ट्रिगर हो सकता हो है। सकता है लाइफ टाइम भी ट्रिगर नहीं हो। लेकिन वो एक टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे रख रहे हो, चीज़ों से बचाव कर रहे हो, अपने इन्हेलर्स ले रहे हो, हुँ। इस पे डिपेंड करेगा। आपने जब हमें ट्रिगर फैक्टर्स बताए तो उसमें आपने मोस्टली जो चीज़ें बताई वो ऐसी बताई जो हम इन्हेल करते हैं। कुछ खाने की चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस ट्रिगर हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप कुछ कुछ खाने से एलर्जी है, कुछ फूड पार्ट कुछ लोगों को होता है कि ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है, हाँ। कुछ लोगों को होता है कि अंडे के व्हाइट पार्ट से एलर्जी होती हुँ, है, कुछ को होता है कि अलग-अलग चीज़ों फ्रूट्स, फल से एलर्जी हो सकती है। अगर आप वो खाएँ और हुँ। आपके एलर्जी ट्रिगर हो गई, तो वो किसी भी तरह के ब्रोंकाइटिस को भी ट्रिगर कर सकती है।
ठीक है। मतलब जो हम इन्हेल करते हैं उसके अलावा जो हम खा रहे हैं, उससे भी कई बार ट्रिगर हो सकता है बिल्कुल, ब्रोंकाइटिस। हमारे पास एक्चुअली एक एलर्जी पैनल नाम का टेस्ट होता है, ठीक है। जिसमें अराउंड 300 या 400 मोस्ट कॉमन एलर्जेंस जो इंडिया में पाए जाते हैं, हुँ, हुँ। उसके अगेंस्ट में कितनी एंटीबॉडी ये देखा जाता है। तो अगर कोई पेशेंट है जिन्हें लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम हो रही है, डे टू डे एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो जनरली हम वो टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि उस चीज़ों से पता चल जाता है। कैसे और होता है टेस्ट? ये एक ब्लड नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट है। पहले अच्छा। हम एक स्किन अभी भी हम यूज़ करते हैं, एक हुँ। स्किन प्रिक टेस्ट होता है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन एलर्जेंस के अगेंस्ट में आपके बॉडी में इंजेक्शन प्रिक किया जाता है जस्ट। सारे एलर्जेंस के नहीं, लिए प्रिक किया एक्चुअली जाता है? 50-60 मोस्ट कॉमन एलर्जेंस के अगेंस्ट में किया जाता है। तो 50 बार प्रिक किया जाएगा? बिल्कुल हल्का सा प्रिक होता है, मतलब सुई अच्छा, की तरह, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है। और बॉडी अगर उसके अगेंस्ट में आपको रिएक्ट करती है, हुँ, हुँ। तो हम बता सकते हैं कि ये या एलर्जेंस है। ठीक है। और उसके अगेंस्ट एक कॉकटेल इंजेक्शन टाइप का होता है, जो कि लगाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और आपकी एलर्जी धीरे-धीरे कम हो जाती है। हुँ। लेकिन ये जनरली हम तभी यूज़ करते हैं कि जब आपकी एलर्जी जनरली मेडिसिन से या इन्हेलर से भी ठीक नहीं ठीक हो ना पा रही हो है रही तब। है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट का रोल कब आ जाता है ब्रोंकाइटिस में कि इतना सीवियर हो गया कि घरेलू नुस्खों से भी ठीक नहीं हो रहा है, हुँ। या आपने जैसे कहा कि इन्हेलर भी दे दिया गया तब भी ठीक नहीं हो रहा तो है? ट्रीटमेंट तो आपको डे 1 से ही लेना है। अच्छा, आप जैसे घरेलू इलाज ले रहे हो, वो भी एक तरह का सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। ट्रीटमेंट है, हाँ। अगर आपकी प्रॉब्लम है खाँसी की, बुखार की, जो कि नॉर्मल पैरासिटामॉल या फिर किसी भी बुखार की दवाई से ठीक नहीं हुई, हुँ, खाँसी है जो कि पर्सिस्टेंट है, तो आपके डॉक्टर डिसाइड आपका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं कि क्या-क्या हो सकता है। अगर जनरली सिम्पटम्स हम ब्रोंकाइटिस के, अगर वीज़िंग हो रही है, चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, तो जनरली हम नेबुलाइज़्ड फॉर्म में या इन्हेलर के फॉर्म में ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। जनरली हमारे पास एक टेस्ट होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिससे कि लंग की कैपेसिटी परसेंटेज के हिसाब में हम बता सकते हैं। हुँ, कभी-कभी होता है कि पेशेंट हमारे पास पहली बार आके दिखाता है कि मुझे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, अच्छा। लेकिन उनकी अंडरलाइंग अस्थमा की प्रॉब्लम सालों से चली जा रही है, जो कि पहली बार ट्रिगर हुई। तो अस्थमा ब्रोंकाइटिस साथ-साथ में भी हो सकता है? बिल्कुल, दोनों के सिम्पटम्स ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं। होते हैं, हाँ। अस्थमा में थोड़ा-सा जेनेटिक रोल होता है, सीज़नल होता है कि कभी किसी मौसम में बढ़ सकता है, घट हुँ, सकता है। ब्रोंकाइटिस के सिम्पटम्स जनरली थ्रू आउट द ईयर रहते हैं। तो जनरली हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, फिनो नाम का टेस्ट होता है, बहुत सारे अलग-अलग तरह प्रकार के टेस्ट हैं, जनरली जिससे हम अस्थमा डायग्नोज़ कर पाते हैं। ठीक है। अस्थमा भी हमारा जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है, आपके सिम्पटम्स कितने दिन से आ रहे हैं। तो हुँ, एक हमारा प्लान होता है कि इन्हेलर देनी है, एंटी एलर्जिक दवाई देनी है ये। हुँ, तो जनरली एक ब्रोंकाइटिस अगर आप अर्ली स्टेज में पता चल रहा है, आप इन्हेलर्स के थ्रू, कभी-कभी एंटीबायोटिक्स का रोल आता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो रही है, तो हमें दवाइयाँ। दवाइयाँ देनी पड़ती है। चेस्ट फिजियोथेरेपी का रोल आता है कि बलगम अंदर जमा हुआ है, तो उसकी वजह से चेस्ट फिजियोथेरेपी कराने के बाद जिससे कि हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए। हुँ, हुँ, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन हम बोलते हैं कि अपनी बॉडी को इतना फिट बना लो कि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ कर कर पाएँ। पाए, हाँ। और हमारा रोल वैक्सीनेशन का भी आता है, मैं बताना चाहूँगा। हुँ, हुँ। जनरली पहले सोचा जाता था कि बस बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है, बट अब हमारे पास एडल्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल है। ब्रोंकाइटिस के लिए भी। ब्रोंकाइटिस या फिर किसी भी क्रॉनिक बीमारी के लिए, जैसे ठीक कि है। अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उसके अलग-अलग क्राइटेरिया हैं। हुँ, जैसे हुँ। कि अगर आपको पहले से कोई बीपी, शुगर या ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी टाइप की प्रॉब्लम है, तो ईयरली हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन लगाते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। बिल्कुल, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल नया वैक्सीन होता है। इन जो हमारे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन 3 स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा के रहते हैं, उनको कंबाइन करके एक स्ट्रेन बनाए जाते हैं, एक वैक्सीन बनाई जाती है, जो जनरली मैं अपने हर अस्थमा या सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि साल में लगवा लें। ठीक है। क्या है उस प्रोसेस लगवाने का उस वैक्सीन को? सिंपल एक वैक्सीन मार्केट में मिलता है, आईएम इंजेक्शन होता है, लग जाता है। उसका फ़ायदा ये क्या होता है कि जो आपको बीमारी कभी हुई कि हुँ। निमोनिया हुआ, ब्रोंकाइटिस, उसकी सिवियरिटी बहुत कम हो जाती है। अच्छा। ऐसा नहीं हो जाता है कि आपको एडमिशन की नौबत है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हुँ। बट जो होगी उसकी सिवियरिटी ऑब्वियसली कम होगी। तो मतलब ये वैक्सीन हम कहाँ से लेकर के लगवा सकते हैं? क्या कॉस्ट है इसकी? हुँ। और इसको कोई साइड इफ़ेक्ट है लगाने का? खुद से लगाया जा सकता है या अस्पताल नहीं, में जनरली जाके? खुद से नहीं लगाना चाहिए, कुछ-कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं हुँ, कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गए, हाल-फिलहाल का फीवर, तो जब आपके डॉक्टर सलाह दे ठीक। कि लगाना है, तभी लगवाना है। नॉर्मली ओवर द काउंटर मिल जाती है, बट कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा ही आपको लगाना चाहिए, क्योंकि आईएम इंजेक्शन लगता है, कभी नस डैमेज होने का हुँ, डर और ये सब रहता है, तो अपने आप तो कभी नहीं लगाना है। आपके डॉक्टर अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो लगाना है। साथ में एक निमोनिया वैक्सीनेशन होता है, जिसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि 65 ईयर्स से ज़्यादा है, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो वो भी अलग-अलग निमोनिया के वैक्सीनेशन है, जो कि
हर 5 साल में रिपीट किया जाता है। तो जनरली अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को वैक्सीनेशन, निमोनिया वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने हमें वैक्सीनेशन वाला पार्ट समझा दिया। क्या कॉस्टिंग आती होगी इसकी फिर भी? अराउंड 2000 के आसपास के इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन है और 3000 के आसपास निमोनिया वैक्सीनेशन। ठीक है। बट अगर आप कंपैरिजन करो हॉस्पिटलाइजेशन के रेट से, हाँ, उससे तो अगर बहुत कोई कम भी है। पेशेंट एक बार एडमिट हो जाता है तो लाखों का खर्चा आ जाता है। तो उससे बेटर है कि आप 2000 के वैक्सीन लगा के खुद इम्यूनिटी को, अपने बॉडी की इम्यूनिटी को प्रोवाइड करो। तो ये हर साल लगाना होता है? बिल्कुल, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन हर साल बदलता रहता है उसके स्ट्रेन, तो हर अच्छा। साल लगाना होता तो है। ये बच्चों में, एडल्ट्स में, बूढ़ों के लिए अलग-अलग होते हैं या सेम नहीं, वैक्सीन? सेम वैक्सीनेशन जो बच्चों में लगाए जाते हैं वो एडल्ट में सेम वैक्सीन, क्योंकि स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। हाँ, हर साल स्ट्रेन चेंज होता चेंज है, हो जाता वैक्सीन है। सेम रहता है एडल्ट तो के। कोई साइड इफेक्ट भी है इसके? लोकल साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ पेन हुआ, एक दिन फीवर आ सकता है, ठीक है। बट एज सच कोई मेजर साइड इफेक्ट साइड नहीं इफेक्ट होगा। नहीं है। तो ये आपने हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई है कि अगर ब्रोंकाइटिस के मरीज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरह की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है जो साल में एक बार जाकर के लगवा बिल्कुल, सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर ही, बट एटलीस्ट इससे उनके सिम्पटम्स थोड़े से कम हो जाएँगे। बिल्कुल। तो अभी तक इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट पर बात की है डॉक्टर। सिम्पटम्स हो, फूड वाली चीज़ें हो, एलर्जी हो, सारे टेस्ट वगैरह हो। हम चाहते हैं कि जाते-जाते आप हमारे ऑडियंस को एक टिप या एडवाइस ज़रूर दे दें कि अगर वो चाहते हैं कि ब्रोंकाइटिस से खुद को बचा करके रखें, तो क्या ऐसे 4-5 चीज़ें हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में इम्प्लीमेंट करने चाहिए कि ब्रोंकाइटिस का खतरा कम से कम हो? ऑब्वियसली मैं सबसे पहले लाइफस्टाइल से बोलूँगा कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, 30 मिनट्स ऑफ कोई भी एक्सरसाइज। मैं योगा के लिए हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको कोई साइनस की, एलर्जी की, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप योगा करें। योगा बहुत अच्छा काम करता है। योगा से हमारे जो अंदर का म्यूकस है वो क्लियर होता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। हुँ, अपने डाइट पे खास ध्यान रखना है। हमेशा कभी भी अपने खाने को स्किप नहीं करना है। हुँ, ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। लोग अक्सर इसे मिस कर देते हैं, हुँ, बट ब्रेकफास्ट हमें एनर्जी देता है कि दिन भर काम कर सकें और इम्यूनिटी, हुँ, क्योंकि आप देखोगे कि सुबह के टाइम ही आप ट्रैवल करते हो सकता है आप किसी क्राउडेड प्लेस पे जाते हुँ, हो। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हो तो आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो हुँ, ब्रेकफास्ट हमेशा लेना है। लंच भी हैवी करना है, डिनर थोड़ा लाइट करना और जल्दी करें ठीक है। ताकि उसकी वजह से एसिडिटी एंड बाकी चीज़ें ना रात को हो, नहीं हो। बिल्कुल। प्लस अगर आप पहले से कोई क्रॉनिक बीमारी से लड़ रहे हो, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या फिर अस्थमा, सीओपीडी है, तो आप अपने जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, मेडिसिन टाइमली इन्हेलर लें। अगर चल रहा है तो टाइमली कराएँ। ईयरली हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है। हुँ, कोई बड़ी बीमारी पहले ही डायग्नोस हो जाए तो उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। हुँ, आस-पास से अपनी सफाई रखें, एलर्जेंस अगर हो तो घर की सफाई करते रहें, एंड जैसे कि मैं वैक्सीनेशन बताया वो कर सकते हैं। खुश रहें ताकि आप दूसरों को भी खुश रख सकें। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ब्रोंकाइटिस के बारे में हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर इससे हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी एंड आई होप आपने इस सेशन को एन्जॉय किया थैंक होगा। यू। आई एन्जॉयड सो मच। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मेघा। मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, खासकर उन लोगों के साथ जो ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को टच करते हुए बातचीत करने की कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के ज़रिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।